Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start the new chapter, that is transistor bias circuits, जिसमें आज हम डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट जिसको आप क्यू पॉइंट भी कहते हैं, क्वाइसेंट पॉइंट भी कहते हैं। अ ट्रांजिस्टर मस्ट बी प्रॉपरली बायस्ड विद अ डीसी वोल्टेज इन ऑर्डर टू ऑपरेट एज अ लीनियर एम्पलीफायर। एक ट्रांजिस्टर को अगर आपने एक लीनियर एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल करना, उसको यूज़ करना है, उसको एज एम्पलीफायर यूज़ करना है, तो उस ट्रांजिस्टर को बायस करना, डीसी वोल्टेजेस से बायस करना प्रॉपरली, वो बहुत ज़रूरी है। प्रॉपरली बायस करने का मतलब आपको पता है कि जब आपने ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज़ करना हो तो आप जो बेस एमीटर जंक्शन है, फर्स्ट जंक्शन, उसको हमेशा आप फॉरवर्ड बायस्ड में बायस्ड करते हैं, और जो आपका सेकंड जंक्शन होता है कलेक्टर एंड बेस कलेक्टर जंक्शन, उसको आप रिवर्स बायस्ड करते हैं। तो अगर इस तरह से दोनों बाइसिंग हों तो ट्रांजिस्टर जो है वो प्रॉपरली ऑपरेट करता है और वो एक एम्पलीफायर के तौर पे ऑपरेट करता है। अ डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट मस्ट बी सेट सो दैट सिग्नल वेरिएशंस एट द इनपुट टर्मिनल आर एम्पलीफाइड एंड एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस्ड एट द आउटपुट टर्मिनल। इसमें यह है कि अगर आपका डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट इस तरह से सेट किया जाए कि जो इनपुट टर्मिनल पे अगर वेरिएशन भी आती है, इनपुट टर्मिनल पे सिग्नल की वेरिएशन आती है, तो वो वेरिएशन भी प्रॉपरली एम्पलीफाइड हो सके, और जो आउटपुट सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल का एग्जैक्ट रेप्लिका बन सके। The DC voltage and current values are established when a transistor is biased. IC and VCE have specified values. जब आप किसी ट्रांजिस्टर को बायस करते हैं तो आप उसमें बायस करने से आप उसमें प्रॉपर IB वैल्यू सेट करते हैं, और IB की वजह से IC सेट होती है, और IC की वजह से VCE जो है उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। तो ये तीन चीज़ों की किसी भी पॉइंट पे IB, IC और VCE उनकी स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं, और इन्हीं स्पेसिफिक वैल्यूज़ को आप इन्हीं स्पेसिफिक वैल्यूज़ के सेट को कह लें आप क्यू पॉइंट कहते हैं। यानी जिस पॉइंट पे ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहा है उस पॉइंट पे IC की वैल्यू, VCE की वैल्यू एंड IB की वैल्यू क्या होती है, ये तीनों चीज़ें मिलके क्यू पॉइंट को डिफाइन करती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि बायस करने से किस तरह से ट्रांजिस्टर जो है वो लीनियरली ऑपरेट करता है या नॉन लीनियरली ऑपरेट करता है, उसको हम देखते हैं। Bias establishes the DC operating point for proper linear operation of an amplifier. If an amplifier is not biased with correct DC values on the input and output, it can go into saturation or cut off when an input signal is applied. आप ये देखें कि इस वक्त ये एक एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर का सिंबल आप इस तरह से बनाते हैं। ये एक इन्वर्टेड एम्पलीफायर है। इन्वर्टेड एम्पलीफायर का मतलब क्या है कि जब आप इनपुट में पॉजिटिव सिग्नल देंगे तो आउटपुट जो है उस वक्त आपको एम्पलीफाइड नेगेटिव सिग्नल मिलेगा, और जब इनपुट में आप नेगेटिव सिग्नल आएगा तो आउटपुट में एट दैट टाइम एम्पलीफाइड पॉजिटिव साइकिल मिलेगा। अच्छा, अब इसमें VDC इनपुट लिखा हुआ है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपने जो DC लेवल इनपुट जो वोल्टेज आप ट्रांजिस्टर को दे रहे हैं, जो आपने बाइसिंग के लिए DC वोल्टेज सेट की है, ये उसका DC में चूँकि वेरिएशन नहीं होती इसलिए इस लेवल को DC वोल्टेज को आपने स्ट्रेट लाइन से शो किया। और ये जो इनपुट है ये वो है जो आप बाहर से अप्लाई करें, जो सिग्नल आप बाहर से दे रहे हैं इनपुट सिग्नल, वो इसके साथ मर्ज होगा, इन DC इनपुट के साथ मर्ज होगा, और देन आपको आउटपुट मिलेगी। अब अगर आप देखें कि ये जो आपको आउटपुट सिग्नल मिल रहा है, इस आउटपुट में जिस टाइम पे आपके इनपुट सिग्नल में वेरिएशन आ रही है, इनपुट सिग्नल पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहा है, तो एट दैट टाइम जो आउटपुट सिग्नल है वो नेगेटिवली इंक्रीज कर रहा है। ठीक
ठीक है। और जब आपकी इनपुट जो है वो नेगेटिव साइड पे चले गई तो आपकी आउटपुट जो है वो पॉजिटिव साइड पे चले गए। अब आप देख रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट सिग्नल को ज़रा कंपेयर करें, ये दोनों सेम शेप में हैं, लेकिन आउटपुट जो है वो इनपुट के हिसाब से इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, मतलब ये एक एम्पलीफाइड आउटपुट है, बट इट इज़ एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ इनपुट सिग्नल। ठीक है, तो ऐसे में हम कहेंगे अब चूंकि ये एम्पलीफायर आपको ये सिचुएशन दे रहा है, इस तरह की आउटपुट दे रहा है, तो ये एम्पलीफायर जो है इसका ऑपरेशन लीनियर है। अब इस बी फिगर में अगर आप देखें कि जब आपने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया, तो जब आप पॉजिटिव इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट जो आपको नेगेटिव मिलनी थी वो आपको मिल रही है, वो एम्पलीफाइड नेगेटिव साइकिल आपको मिल रहा है। बट जब आपने नेगेटिव साइकिल देना था तो एट दैट टाइम आपको पॉजिटिव मिलना था, पॉजिटिव सिग्नल, पॉजिटिव साइकिल आउटपुट में मिलना था, जो आपको नहीं मिल रहा। यहाँ से क्लिपिंग हो गई है, यानी सिग्नल पूरा नहीं मिला, उसकी पीक वैल्यू आपको नहीं मिली और उससे पहले ही क्लिपिंग हो गई वोल्टेज की, मतलब आपका जो आउटपुट वोल्टेज आपको पूरी तरह से नहीं मिले। अब ये क्लिपिंग क्यों हुई है? ये क्लिपिंग हुई है कि जब नेगेटिव साइकिल आया तो पीक वैल्यू तक जाने में आपका जो ट्रांजिस्टर था वो कट ऑफ रीजन में चला गया। जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में चला गया तो फिर ट्रांजिस्टर जब कट ऑफ या सैचुरेशन में चला जाए तो फिर वो आपको वेरिएशन नहीं देता, वो बस आप एक लेवल पे कांस्टेंट वोल्टेज देता जाता है। तो ये वो हुआ, यहाँ पे कट ऑफ में इस पॉइंट पे आके ये कट ऑफ में चला गया और फिर आपको पीक वैल्यू नहीं मिली, बल्कि यहाँ से ये कांस्टेंट वोल्टेज मिली और उसके बाद वोल्टेज जो है वो डिक्रीज कर गई। तो ये दिस इज़ अ टाइप ऑफ नॉन लीनियर ऑपरेशन। इधर देखिए, ये भी एक नॉन लीनियर ऑपरेशन है कि आप इनपुट सिग्नल दे रहे हैं और जब आपका पॉजिटिव साइकिल आया है तो यहाँ पे आपको नेगेटिव आउटपुट में मिलना था, जो कि नहीं मिला, और उससे पहले ही आपका ट्रांजिस्टर जो है वो कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा है, पीक वैल्यू नहीं दे रहा, कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा है। और ऐसा क्यों हुआ है कि जब आपने पॉजिटिव साइकिल अप्लाई किया और करंट इंक्रीज़ किया, वोल्टेज इंक्रीज़ की, तो ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेशन रीजन में चला गया। ट्रांजिस्टर जब सैचुरेशन रीजन में गया तो आपको आउटपुट पे कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगी, वेरिएशन नहीं मिलेगी, और जो पीक वैल्यू थी वो आपकी क्लिप हो गई। तो ए फिगर जो है वो एक लीनियर ऑपरेशन है ट्रांजिस्टर का, बी और सी जो हैं ये दोनों नॉन लीनियर ऑपरेशंस हैं। अब आ जाते हैं कि हम ग्राफिकली किस तरह से ऑपरेटिंग पॉइंट को एनालाइज करते हैं। ट्रांजिस्टर को जब आप बायस करते हैं, आप प्रॉपर उसको VCC देते हैं और VBB देते हैं, तो उससे आपकी वैल्यूज़ जो सेट होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? IB, IC एंड VCE। आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि एक कलेक्टर को एक ट्रांजिस्टर को जब आप बायस करते हैं तो उसका एक पूरे कलेक्टरिस्टिक कर्व्स उसके हम बनाते हैं, जिसको कलेक्टर करेक्टरिस्टिक कर्व्स कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम एक ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, ट्रांजिस्टर हमने लिया NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि ये कलेक्टर करेक्टरिस्टिक कर्व्स इस ट्रांजिस्टर के किस तरह से बने हैं। ये एक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है, एमीटर को हमने देखें कॉमन किया हुआ है, और जो हमारे पास इस वक्त RB रेजिस्टेंस है वो 10 किलो ओम का है। इस ट्रांजिस्टर की बीटा DC वैल्यू 100 की है, RC की वैल्यू 220 ओम है, VBB की वैल्यू वेरी करेंगे हम 0 वोल्ट से 5 वोल्ट तक, और इस लिहाज से जो हम VCC को भी लेके जाएंगे वो मैक्सिमम हम 10 वोल्ट तक इसको हम सेट करते हैं। तो ये एक ट्रांजिस्टर को हमने कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करेक्टरिस्टिक कर्व्स जो हम ड्रॉ करेंगे वो इस तरह से हैं। आपको याद होगा कि हम इसमें क्या करते थे कि सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए हमने IB को बिल्कुल ज़ीरो कर दें और उसके बाद इसको ज़ीरो से इंक्रीज़ करें। जब आप IB को ज़ीरो से इंक्रीज़ करेंगे तो VBB को ज़ीरो से इंक्रीज़ करेंगे तो IB की वैल्यू कोई ना कोई सेट हो जाएगी। तो
जब आप वीबीबी को इंक्रीज़ करते हैं आईबी इंक्रीज़ करता है। आप वीबीबी की वैल्यू इतनी लेके आएँ कि आईबी की वैल्यू 100 माइक्रो एम्पियर सेट हो जाए। जब आप आईबी की वैल्यू 100 माइक्रो एम्पियर सेट कर लें तो फिर आप वीबीबी को कांस्टेंट कर दें। अब इसको इंक्रीज़ नहीं करेंगे, हम बस हमने इसको सेट कर दिया। देन हम ये करते हैं कि वीसीसी को हम ज़ीरो से इंक्रीज़ करेंगे, ज़ीरो से इसको इंक्रीज़ करेंगे। जब आप वीसीसी को बिल्कुल ज़ीरो करेंगे तो आईसी ज़ीरो होगा। आप ये पहले कर्व में देखें, आईसी ज़ीरो है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप वीसीसी को इंक्रीज़ करते हैं तो उससे आईसी भी इंक्रीज़ होता है और वीसीई जो है वो भी इंक्रीज़ करती है। ये देखें, ये जो ग्राफ का ये पोर्शन है, ये शुरू वाला, ये आपको ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है। हम जब वीसीसी को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उससे आईसी भी इंक्रीज़ कर रहा है और वीसीई भी इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन ये इस कर्व की वो रीजन है कि जिसमें ट्रांजिस्टर जो है वो अभी लीनियरली ऑपरेट नहीं कर रहा। मतलब ये इसकी एक्टिव रीजन नहीं है, ये इसकी सैचुरेशन रीजन है, ये ज़ीरो से लेकर यहाँ तक। उसके बाद क्या होगा कि वीसीसी की वैल्यू जब अप्रॉक्सीमेटली 1 वोल्ट तक, वीसीसी की वैल्यू जब इतनी इंक्रीज़ कर जाएगी कि वीसीई की वैल्यू 1 वोल्ट तक आ जाए, तो 1 वोल्ट के बाद क्या होता है कि फिर ये ट्रांजिस्टर जो है इसका ये प्रॉपरली बाइस्ड हो जाता है। क्योंकि इससे पहले क्या था कि आपका पहला जंक्शन जो बेस और एमीटर का जंक्शन था वो तो फॉरवर्ड बायस में था, और ये जो आपका कलेक्टर और बेस का जंक्शन था वो रिवर्स बायस में नहीं था, वो उस भी फॉरवर्ड बायस में ही जा रहा था। उससे क्या था कि आपका आईसी इंक्रीज़ करेगा, वीसीई जो है वो भी इंक्रीज़ करेगा, वीसीई इंक्रीज़ करेगी, लेकिन आईसी जो है वो उस दौरान आईबी पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, जब ये ट्रांजिस्टर आफ्टर अचीविंग वीसीई 1 वोल्ट, ये जो सेकंड जंक्शन था ये रिवर्स बायसिंग में आ गया, और रिवर्स बायसिंग में जब ये जंक्शन आएगा तो अब आईसी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। अब आप वीसीसी को आप बढ़ाते जाएं, वीसीई बढ़ती जाएगी, लेकिन आईसी नहीं बढ़ेगा। अब आईसी डिपेंड कर रहा है आईबी पे, और आईसी की वैल्यू कितनी मैक्सिमम इस दौरान रहेगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आईसी इज इक्वल्स टू बीटा आई बी। बीटा 100 है, आई बी की वैल्यू 100 माइक्रो एम्पियर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10 मिली एम्पियर बनता है, यानी आईसी की वैल्यू 10 मिली एम्पियर से आगे नहीं जाएगी। तो ये आपका ग्राफ जो है, ये पहला ग्राफ आपकी कलेक्टर करेक्टरिस्टिक में पहला ग्राफ आईबी की वैल्यू 100 माइक्रो एम्पियर के लिए है। इसमें वीसीई जो है वो 0 से लेकर 10 वोल्ट तक इंक्रीज़ करेगी। वीसीई 10 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि वीसीई की लिमिट जो है वो 10 वोल्ट है। वीसीसी जो है वो 10 वोल्ट से ज़्यादा नहीं जाएगी, इसलिए जो पोटेंशियल ड्रॉप है ऑन कलेक्टर एमीटर ये भी 10 वोल्ट से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो देन आप अगर वीबीबी को फिर चेंज करें और इसको नेक्स्ट लेवल तक लेके आएँ, जिससे आईबी 200 माइक्रो एम्पियर हो जाए। जब आईबी 200 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा तो उसके लिए आईसी जो है वो 20 मिली एम्पियर तक जाएगा। लेकिन जब आप वीसीसी को फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करके इंक्रीज़ करेंगे तो ये वीसीई और आईसी के दरमियान जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। ये सेकंड ग्राफ आप देख सकते हैं, इसमें आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, वीसीई जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रही है आईसी भी इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ तक वही 1 वोल्ट तक। वीसीई जब अप्रॉक्सीमेटली 1 वोल्ट है उस वक्त तक तो आईसी इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन देन आईसी इंडिपेंडेंट हो जाता है, और इस पे आई बी पे सिर्फ आई बी के हिसाब से ये कांस्टेंट इसकी वैल्यू हो जाती है। अब ये वीसीई पे डिपेंड नहीं कर रहा, आईसी जो है वो वीसीई पे डिपेंड नहीं कर रहा, और ये एक कांस्टेंट इसकी वैल्यू आएगी 20 मिली एम्पियर से, इसकी वैल्यू ऊपर नहीं जाएगी। फिर आप
नेक्स्ट लेवल तक वीबीबी को ले जाएं कि आईबी जो है वो 300 माइक्रो एम्पियर पे चला जाए, उससे आईसी की वैल्यू जो मैक्सिमम जाएगी वो 30 मिली एम्पियर तक जाएगी। तो ये कर्व आपको मिलेगा। लास्ट जो आपको कर्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने वीबीबी को 0 से 5 वोल्ट तक लेके जाना है। 5 वोल्ट से ऊपर आप नहीं लेके जा सकते वीबीबी को। तो जब आप वीबीबी को 5 वोल्ट तक लेके जाएंगे तो आईबी आपका जो इंक्रीज़ कर जाएगा वो 600 माइक्रो एम्पियर तक इंक्रीज़ करेगा। उसके हिसाब से आपका जो आईसी है वो 60 मिली एम्पियर तक जाएगा। अब ये कुछ कलेक्टर करेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं जो आपने ड्रॉ कर किए हैं और ये इस तरह से ड्रॉ करते हैं। लेकिन पहली कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में, थर्ड कंडीशन में, फोर्थ कंडीशन में किस किस कंडीशन में ट्रांजिस्टर जो है वो वर्क करता है या नहीं करता, ये हमें डीसी लोड लाइन से या फिर क्यू पॉइंट से पता चलता है कि ट्रांजिस्टर इन वोल्टेजेस के लिए वर्क करता है या नहीं करता। ये तो जस्ट थ्योरेटिकल वैल्यूज़ हैं जो आपने ट्रांजिस्टर की बाइसिंग और ये लोड रेजिस्टेंसेस से आपने जो वैल्यूज़ कैलकुलेट की और उन वैल्यूज़ के हिसाब से जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरह के ये ग्राफ आ जाते हैं। ये ग्राफिकल एनालिसिस है ट्रांजिस्टर का। नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, अब हम इसको वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ग्राफ जो हम इसमें 3 ग्राफ को डिस्कस करेंगे। जब हमने आईबी को 200 माइक्रो एम्पियर तक सेट किया तो ऐसे में आईसी कितना हो जाएगा 20 मिली एम्पियर और वीसीई जो होगी वो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वीसीई इक्वल्स टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी। तो ये आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो वीसीई की वैल्यू बन रही है 5.6 वोल्ट। तो आप यहाँ पे देखें कि जब आप 200 आईबी की वैल्यू 200 माइक्रो एम्पियर तक सेट करते हैं तो ये वाला ग्राफ आप कलेक्टर करेक्टरिस्टिक कर्व्स में से आप इस कर्व को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कर्व में जो आईसी है वो 20 मिली एम्पियर आएगा। तो 20 मिली एम्पियर पे आप आ जाएं। 20 मिली एम्पियर यहाँ पे कहीं पे आ गए इधर से, और VCE जो है वो 5.6 है। तो 5.6 वैल्यू, ये 5 और ये 6 इसके 0.5, 5.6 वैल्यू करीबन ये पॉइंट है। ये पॉइंट कलेक्टर करेक्टरिस्टिक कर्व को जहाँ पे जाके टच करेगा। अब इधर से वाई एक्सिस पे वैल्यू देखें तो वो है 20 मिली एम्पियर और एक्स एक्सिस पे वैल्यू देखें तो वो है 5.6 वोल्ट। तो ये दोनों वैल्यूज़ मिल के आपके पास ये पॉइंट देंगी ग्राफ में, और इसको आप कहेंगे ऑपरेटिंग पॉइंट, और ये हम इसको Q1 कह रहे हैं, फर्स्ट सेलेक्टेड ऑपरेटिंग पॉइंट। नेक्स्ट ग्राफ में हम देखते हैं कि हमने IB को VBB को इंक्रीज़ किया, इतना इंक्रीज़ किया कि जो IB था वो 300 माइक्रो एम्पियर पे चला गया। अब IB अगर 300 माइक्रो एम्पियर पे गया तो IC मैक्सिमम कितना जाएगा 30 मिली एम्पियर पे। तो 30 मिली एम्पियर के हिसाब से आप जब VCE कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ इक्वल्स टू 3.4 वोल्ट। तो 3.4 वोल्ट यहाँ पे बन रही है और उसको आप ऊपर ले जाएं 30 मिली एम्पियर तक, तो ये पॉइंट बन रहा है। तो ये पॉइंट जो है आप देखें ऑपरेटिंग पॉइंट पहले ज़रा राइट साइड पे था, अब जो कि शिफ्ट होके लेफ़्ट साइड पे आ गया है। ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग कंडीशंस चेंज हुई, ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो गया। तो ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट है इसको आप कहेंगे Q2, ये DC ऑपरेटिंग पॉइंट्स हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पे आ जाएं। यहाँ पे आप देखें कि अगर आपने IB को ले गए 400 माइक्रो एम्पियर तक तो IC जो है वो 40 मिली एम्पियर पे जा रहा है। तो VCE की वैल्यू जो है ना वो 1.2 वोल्ट आ गई, 1.2। ये देखें अब Q पॉइंट बहुत ही लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो गया है। ये जो Q पॉइंट है इस वक्त ये बिल्कुल सैचुरेशन रीजन के करीब में चला गया है। पहले ये सेंटर में था तो अब ये सैचुरेशन रीजन के करीब में चला गया। तो ये 3 Q पॉइंट्स आपने डिफरेंट थ्योरेटिकली आपने जो कैलकुलेट किए वो आपने 3 Q पॉइंट्स सेलेक्ट किए। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट है जिसको आप बोलते हैं डीसी लोड लाइन। ये डीसी लोड लाइन क्या होती है? द डीसी ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर सर्किट कैन बी डिस्क्राइब्ड ग्राफिकली यूजिंग अ डीसी लोड लाइन। जो ट्रांजिस्टर का ग्राफिकल ऑपरेशन है उसको आप
आप डीसी लोड लाइन से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कलेक्टर करेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं किसी भी ट्रांजिस्टर के, कलेक्टर करेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं, तो उसमें आप एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन, जो कि डीसी लोड लाइन कहलाएगी, जो आपको उन कर्व्स में डिफरेंट ऑपरेटिंग पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। मतलब आपको थ्योरेटिकली ऑपरेटिंग पॉइंट्स कैलकुलेट नहीं करने पड़ेंगे फार्मूलाज लगा के। अब आप उसको ग्राफ से आप इंडिकेट कर लेंगे पॉइंट, जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं ऑपरेटिंग पॉइंट्स वो कौन कौन से हैं। तो ये डीसी लोड लाइन बनती कैसे है, पहले तो हम देखते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। उसको देखने के लिए हम लेते हैं कि दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन ऑन द करेक्टरिस्टिक कर्व्स फ्रॉम द सैचुरेशन वैल्यू वेयर आई सी इज इक्वल्स टू आई सी सैचुरेशन ऑन द वाई एक्सिस टू द कट ऑफ वैल्यू वेयर वी सी ई इज इक्वल्स टू वी सी सी ऑन द एक्स एक्सिस। ट्रांजिस्टर की ऑपरेटिंग कंडीशंस के साथ एक ऐसा पॉइंट होता है कि एक ऐसी वैल्यू आईसी की होती है कि जिससे आईसी, कोई भी ट्रांजिस्टर जिसमें आईबी कितना भी बढ़ा दिया जाए, आईबी के बढ़ने से आईसी बढ़ता है, तो हर ट्रांजिस्टर में उसकी हर ट्रांजिस्टर की बाइसिंग के साथ एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी आईसी की वैल्यू होती है कि जिससे ज़्यादा आईसी ट्रांजिस्टर नहीं देता। यानी उस अगर आप आईपी उस बढ़ा भी दें लेकिन आपको आईसी की वैल्यू नहीं मिलती, ऐसी उससे एक लिमिट से ज़्यादा नहीं मिलती, वो आईसी उस ट्रांजिस्टर का मैक्सिमम सैचुरेशन आईसी कहलाता है। और वो पॉइंट आपको वाई एक्सिस पे मिलता है। यानी आप उसको कहते हैं कि जब वीसीई जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए तो आपको जो मैक्सिमम आईसी मिलेगा वो आपका आईसी सैचुरेशन कहलाता है। और इसी तरह उस ट्रांजिस्टर की जो वीसीई यानी कलेक्टर टू एमिटर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी वीसीसी से ज़्यादा नहीं हो सकता। जितनी वीसीसी आपने दी है उससे ज़्यादा वीसीई नहीं जा सकती। तो वो पॉइंट इसका कट एक्स एक्सिस मिलता है और उसको आप कट ऑफ पॉइंट कहते हैं। तो सैचुरेशन और कट ऑफ पॉइंट के दरमियान में अगर आप स्ट्रेट लाइन खींच दें तो वो डीसी लोड लाइन कहलाती है। अब आप देखें कि हमारे पास आईसी क्या होता है। फार्मूला में हमने जो पढ़ा है कि वी सी सी इज इक्वल्स टू आई सी आर सी माइनस वी सी ई, उस फार्मूले से अगर आप आई सी को देखें तो आई सी है वी सी सी माइनस वी सी ई ओवर आर सी। आप इन दोनों को सेपरेट कर दें, वी सी सी ओवर आर सी माइनस वी सी ई ओवर आर सी इक्वल्स टू, अब आपने ये क्या किया, नेगेटिव टर्म ये पहले लिख ली और ये पॉजिटिव टर्म जो है आपने बाद में लिख ली, वी सी माइनस वी सी ई ओवर आर सी प्लस वी सी सी ओवर आर सी। तो अगर आप इसको गौर से देखें, इसमें आपने माइनस वन ओवर आर सी वी सी ई प्लस वी सी सी ओवर आर सी। तो अगर आप इसको देखें तो ये क्या आपको ये इक्वेशन वो नहीं नज़र आ रही कि y इज़ इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, जो कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जिसमें y ये है माइनस m की वैल्यू वन ओवर आर सी और माइनस एम एक्स, एक्स की वैल्यू वी सी ई प्लस सी, दैट इज़ द वी सी सी ओवर आर सी। हमें स्ट्रेट लाइन में x और y इंटरसेप्ट अगर फाइंड करनी है तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपके पास जाहिर है y की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। अगर आपने y की वैल्यू ज़ीरो रखते हैं, y एक्सिस पे आपका क्या है IC है, तो आप इस एक फार्मूले में IC को ज़ीरो रख लें। तो जब आप IC को ज़ीरो रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा VCC माइनस VCE ओवर RC इक्वल्स टू ज़ीरो, और ये इक्वल हो जाएगा VCC माइनस VCE इक्वल्स टू ज़ीरो। और फाइनली क्या होगा कि VCC इक्वल्स टू VCE, यानी जो आपका y एक्सिस पे ये जो स्ट्रेट लाइन है उसका कट आएगा, वो कहाँ पे आएगा, जहाँ पे VCC VCE VCC के इक्वल हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इस ट्रांजिस्टर में VCC की वैल्यू को आप 10 वोल्ट रख रहे हैं तो 10 वोल्ट पे जाके ये लाइन जो है वो x एक्सिस को कट करेगी। अच्छा, y इंटरसेप्ट के लिए
वाई एक्सिस पे ये लाइन कहाँ पे कट करेगी, उसके लिए आप ये जो फार्मूला है आई सी इक्वल्स टू -1 ओवर आर सी वी सी ई प्लस वी सी सी ओवर आर सी, इसमें एक्स की वैल्यू को आप ज़ीरो रख लें। एक्स पे क्या है, वी सी ई है, तो वी सी ई की वैल्यू ज़ीरो रखें तो आपके पास आ जाएगा आई सी इज़ इक्वल्स टू वी सी सी ओवर आर सी, यानी वी सी सी ओवर आर सी ये आपकी वाई इंटरसेप्ट है उस लाइन की। तो फर्दर हम इसको देखते हैं कैसे। ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में कि आई सी जो है ये पॉइंट, ये वो वैल्यू है जो कि इक्वल है वी सी सी ओवर आर सी के, और ये वो पॉइंट है जो जहाँ पे वी सी ई जो है वो वी सी सी के इक्वल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आप एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ये लाइन ये करेक्टरिस्टिक कर्व्स को डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये देखें इस कर्व को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। तो इस कर्व का ये था आपका, ये वही पॉइंट है जो आपने थ्योरेटिकली फाइंड किया था Q1। इस कर्व के लिए आपने जो Q2 फाइंड किया था ये यहाँ पे ये वो पॉइंट बन रहा है, और जो आपने इस कर्व के लिए जो Q3 फाइंड किया था वो वैल्यू ये बन रही है। मतलब ये कि आप चाहे तो थ्योरेटिकली Q1 Q2 Q3 कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर ग्राफिकली आप लोड लाइन ड्रॉ करें कलेक्टर करेक्टरिस्टिक कर्व पे, तो लोड लाइन कलेक्टर करेक्टरिस्टिक कर्व्स को जहाँ जहाँ से इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट्स जो हैं वो आपके ऑपरेटिंग पॉइंट्स होंगे। Q1 Q2 Q3 ये 3 डिफरेंट डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट्स हैं। ये डीसी बाइसिंग के साथ ऑपरेटिंग पॉइंट्स हैं, अभी इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं किया है, तो ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट्स ट्रांजिस्टर के हैं इसलिए इनको आप बोलेंगे डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट्स। इस ग्राफ में अगर आप एक और चीज़ देखें, आपको ये एक स्ट्रेट लाइन छोटी सी ऐसे ब्लैक नज़र आ रही है, इस पर लिखा हुआ है ICBO नियरली इक्वल्स टू ज़ीरो। ये क्या है, ये कलेक्टर करंट है इन दैट केस कि जब बेस ओपन हो। बेस ओपन का मतलब है कि जब IB ज़ीरो ले लें। अगर आपने IB को ज़ीरो कर दिया तो बेस ओपन हो गई, तो फिर क्या होगा, आप VCE को जब इंक्रीज़ करते जाएंगे, VCE की वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप एक डायोड की रिवर्स वोल्टेज को आप इंक्रीज़ करें तो थोड़ा सा एक लीकेज करंट फ्लो करता है। तो ये कलेक्टर का करंट ये वो लीकेज करंट है, और ये इतना माइनर है कि आप इसको नियरली इक्वल्स टू ज़ीरो कह सकते हैं। अब हम इसका ऑपरेशन देखते हैं, ट्रांजिस्टर का लीनियर ऑपरेशन। हम इसको कैसे हम लीनियर किसी भी ट्रांजिस्टर के लीनियर ऑपरेशन को हम किस तरह से फाइंड करते हैं। द रीजन अलोंग द लोड लाइन इंक्लूडिंग all the points between saturation and cutoff is generally known as linear region of the transistor operation। वो तमाम points जो कि लोड लाइन करेक्टर करेक्टरिस्टिक कर्व्स को जिन जिन पॉइंट्स पे कट करती है, वो तमाम पॉइंट्स को अगर आप इकट्ठा कर लें और उनमें से वो पॉइंट्स निकाल दें जो बिल्कुल सैचुरेशन पे चले जाएं, यानी अगर कोई पॉइंट यहाँ पे आ जाता इस जगह पे तो वो सैचुरेशन में आ जाता, और अगर कोई पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आ जाता Q पॉइंट, तो वो भी वो कट ऑफ रीजन में चला जाता। तो उसके अलावा जितने पॉइंट्स कलेक्टर करेक्टरिस्टिक कर्व्स पे आपको मिलेंगे, ये इस वक्त 3 कर्व हैं, तो आपको 3 ऑपरेटिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा कर्व्स ड्रॉ करें और उनके ऊपर भी आपको ऑपरेटिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो ये तमाम पॉइंट्स जो कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन के दरमियान में होंगे उनको आप बोलेंगे वो लीनियर रीजन, ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन की लीनियर रीजन को मेंशन करते हैं। एज लॉन्ग एज द ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड इन दिस रीजन द आउटपुट वोल्टेज इज आइडियली अ लीनियर रिप्रोडक्शन ऑफ द इनपुट। जब तक ट्रांजिस्टर जब भी इन पॉइंट्स पे के लिए वर्क करेगा तो ट्रांजिस्टर जो है उसका आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। हम एक ट्रांजिस्टर, यही ट्रांजिस्टर जो पहले हमने लिया, हमने एक NPN ट्रांजिस्टर लिया। NPN ट्रांजिस्टर की बीटा DC वैल्यू 100 है। RB आपने 10 किलो ओम अटैच किया, RC की वैल्यू 220 ली। VCC को आप 10 वोल्ट रखेंगे। VBB जो है उसको आपने 3.7 वोल्ट पे सेट कर दिया। अब जब आप VBB को 3.7 वोल्ट पे सेट कर देंगे तो इन दैट केस जो IB होगा, जो इस VBB की वजह से IB जनरेट होगा वो 300 माइक्रो एम्पियर होगा।
अब जो VBB की वजह से IB होगा उसको आप बोलेंगे IBQ। IBQ का मतलब है कि जो DC करंट एट द ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है, वो 300 माइक्रो एम्पियर बन रहा है। IB के लिए वैल्यू आपकी हो गई VBB माइनस, आपको पता है VBE हम 0.7 लेते हैं और RB जो है वो है 10 किलो ओम। इनकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो 300 माइक्रो एम्पियर बन रहा है, ठीक है। अब अगर IB जो है वो DC IB जो है वो 300 माइक्रो एम्पियर है, तो DC IC इसके हिसाब से क्या होगा, बीटा DC मल्टीप्लाई बाय IBQ दैट इज इक्वल्स टू 30 मिली एम्पियर। अब इन दोनों वैल्यूज़ के हिसाब से जो VCE बन रही है वो है 3.4 वोल्ट। अब ये 3.4 वोल्ट, इधर से IC की वैल्यू 30 मिली एम्पियर और ये IB की वैल्यू 300 माइक्रो एम्पियर, इन तीनों वैल्यू को मिलाते हुए ये जो आपका क्वाइसेंट पॉइंट या DC ऑपरेटिंग पॉइंट बन रहा है वो ये बन रहा है Q, ठीक है, ये Q बन रहा है। अब इसमें हम फर्दर देखते हैं कि अब आपने क्या किया, ये इनपुट सिग्नल अप्लाई किया। जब इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव साइकिल आया तो उस पॉजिटिव साइकिल की वजह से IB करंट जो है, IBQ करंट, उसमें वेरिएशन आएगी, क्योंकि इनपुट सिग्नल की वजह से भी करंट फ्लो करेगा और इस VBB की वजह से भी करंट फ्लो करेगा। दोनों करंट जो है जब इसका पॉजिटिव साइकिल आएगा, मतलब ये करंट ये इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करेगी, तो दोनों करंट्स एक दूसरे में ऐड अप हो जाएंगे और जब यहाँ से इनपुट जो है वो डिक्रीज करेगी तो वो IB जो है वो इसमें से डिक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से एक ऑल्टरनेटिंग रिजल्टेंट करंट जो है ना वो IB जो कि ऑल्टरनेटिंग होगा वो इस रेजिस्टेंस में से फ्लो करेगा और उसको आप I स्मॉल b कहेंगे। I स्मॉल b का उसके साथ लेटर लिखेंगे। अच्छा, अब सपोज़ ये कि जब पॉजिटिव साइकिल आया और आपका जो DC IB जो है उसमें इंक्रीज़ आया है, तो वो इंक्रीज़ में जो मैक्सिमम इंक्रीज़ आया है, मतलब IB जो मैक्सिमम इंक्रीज़ किया वो 300, तो उसका DC लेवल है 300 से इंक्रीज़ करके पीक वैल्यू पे वो 400 माइक्रो एम्पियर तक चला गया, ठीक है। वो पीक वैल्यूज़ की मैक्सिमम कहाँ तक वो जाएगा, 400 माइक्रो एम्पियर। जैसे देखें इस कर्व पे आपका पहले IB था, IB की वैल्यू 300 माइक्रो एम्पियर है, तो ये IB से जैसे 301, 302, 310, 320, 330 करते 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 जो मैक्सिमम जो बेस करंट में इंक्रीज़ आएगा वो जा रहा है 400 माइक्रो एम्पियर तक, और उसके बाद 400 से ये डिक्रीज़ करेगा करके जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये मैक्सिमम नेगेटिव साइड पे जितना जाएगा वो 200 माइक्रो एम्पियर तक पहुंचेगा और उसके बाद ये वापस 300 माइक्रो एम्पियर तक आ रहा है। मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट इनपुट सिग्नल आने की वजह से जनरेट हो रहा है वो 300 के अबव और बिलो इस तरह से उसमें वेरिएशन आ रही है। अब देखें जब IB में वेरिएशन आती है तो साथ ही IC में वेरिएशन आ जाती है, ठीक है। IB जब इंक्रीज़ कर रहा है तो इधर से देखें, जब IB 300 माइक्रो एम्पियर था तो IC 30 मिली एम्पियर था, तो जब IB इंक्रीज़ कर रहा है IC भी इंक्रीज़ करेगा। आपको पता है कि 400 माइक्रो एम्पियर पे जाके IC की वैल्यू कितनी हो जाती है, 40 मिली एम्पियर। तो मतलब ये कि IC जो है 40 मिली एम्पियर तक इंक्रीज़ करेगा और इसी तरह वो कितना डिक्रीज़ करेगा, 20 मिली एम्पियर तक डिक्रीज़ करेगा। तो ये अल्टरनेटिंग IC जो जनरेट होगा जब IB में वेरिएशन आएगी। अच्छा, अब इसी तरह VCE, आपको पता है कि जब 300 माइक्रो एम्पियर IB है और IC 30 मिली एम्पियर है तो उसके लिए जो VCE यानी जिसको अब आप VCEQ कह सकते हैं वो 3.4 थी। अब ये जो वोल्टेज है ये इसमें भी वेरिएशन आती है जैसे ही IC इंक्रीज़ करेगा तो ये VCEQ जो है ये 3.4 से जब IC इंक्रीज़ करेगा तो VCEQ जो है ये देखें ये 3.4 से डिक्रीज़ करती जाएगी
और जब आईसी अपनी पीक वैल्यू 40 मिली एम्पियर पे पहुंचता है तो उस वक्त वीसीई की वैल्यू हो जाएगी 1.2 वोल्ट। ठीक। और देन जब वीसीई डिक्रीज करेगा तो वीसीई की वैल्यू डिक्रीज करके 3 वोल्ट तक पहुंच जाएगी। जब आईसी डिक्रीज करेगा 30 से 20 मिली एम्पियर पे जाएगा तो वीसीई जो है वो 3.4 से इंक्रीज करते हुए वो 5.6 वोल्ट पे जा पहुंचेगी जब 20 मिली एम्पियर आईसी हो जाएगा। 20 आपको पीछे से आपको याद है कि जब आईसी 20 मिली एम्पियर होता है तो उसके लिए वीसीई 5.6 होती है, तो ये 5.6 तक वेरिएशन आएगी। तो जैसे जैसे आईसी इंक्रीज करता है वीसीई, जब आईसी पॉजिटिवली इंक्रीज करता है तो वीसीई जो है वो डिक्रीज करती है, और जब आईसी डिक्रीज करता है तो वीसीई इंक्रीज करती है, लेकिन वेरिएशन आती है। अब ये देखें कि जो आपको सिग्नल मिल रहा है वीसीई का, वो उसमें कहीं से भी कोई क्लिपिंग नहीं हो रही, पूरा का पूरा सिग्नल एम्प्लीफाइड फॉर्म में आपको ये सिग्नल मिल रहा है। इसका मतलब कि ये जो ट्रांजिस्टर का ये जो क्यू पॉइंट था, ये उसकी लीनियर रीजन में लाई कर रहा है क्यू पॉइंट, और ट्रांजिस्टर जो है वो लीनियरली ऑपरेट कर रहा है। अगर ऐसा ना होता तो फिर वेव में डिस्टॉर्शन हो जाती। अब जो वेव की डिस्टॉर्शन है उसको आप देख सकते हैं कि वेव किस तरह से डिस्टॉर्ट हो रही है। कि इसमें इस फिगर ए में आप देखें, यहाँ पे जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड पे, क्यू पॉइंट देखें, ऑपरेटिंग पॉइंट लेफ़्ट साइड पे चला गया। ज़रा लेफ़्ट साइड पे हमने क्यू पॉइंट लिया है। लेफ़्ट साइड पे लेने की वजह से क्या हुआ है कि जब आईसी इंक्रीज़ कर रहा है, जब आईबी इंक्रीज़ कर रहा है तो आईबी का ये पोर्शन जो है वो जब ये पोर्शन आया है आईबी का, ये ऊपर वाला, ये पीक वैल्यू आई है, तो ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेशन कंडीशन में चला गया, और आपका जो आईसी जो है अब इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे जाके ये आईसी कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर जब आईबी डिक्रीज़ करेगा तो बाकी का सिग्नल आपको आईसी का मिल जाएगा। मतलब क्या है कि आईसी की पॉजिटिव क्लिपिंग हुई है यहाँ पे, ये जो ये पोर्शन आपको नहीं मिला, वेव जो है वेव फॉर्म उसकी डिस्टॉर्ट हो गई है। इसी तरह से वीसीई को देखें, वीसीई भी आपको वीसीई में आपको ये वाली वैल्यूज़ जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। आपकी वीसीई जो है वो इस तरह से डिक्रीज़ करते करते यहाँ पे जाएगी, और उसके बाद की वैल्यू नहीं मिलेगी, ये क्लिपिंग हो गई वीसीई की, और उसके बाद का सिग्नल आपको मिलेगा। इसी तरह फिगर बी में आप देखें कि जो आपका क्यू पॉइंट था वो राइट साइड पे ज़्यादा चला गया है, यानी कट ऑफ की तरफ ज़्यादा चला गया है। जब आपका क्यू पॉइंट कट ऑफ की तरफ चला गया है तो अब ये इनपुट सिग्नल आईबी जब इंक्रीज़ कर रहा है तो ये पॉजिटिव सिग्नल जब आईबी का आ रहा है तो आईसी जो है उस वक्त इंक्रीज़ करते करते ये आपको सिग्नल मिल गया। लेकिन जब आईबी का ये नेगेटिव साइकिल आ रहा है तो इस पोर्शन में जाके इस आईपी की इस वैल्यू के बाद आईसी इतना इंक्रीज़ कर जाएगा कि ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेशन कंडीशन में चला जाएगा, और ट्रांजिस्टर जब सैचुरेशन में जाता है तो आपको पता है कि सॉरी कट ऑफ में चला जाए, आईबी इतना नेगेटिव साइड पे इंक्रीज़ कर जाएगा कि ट्रांजिस्टर जो है वो कट ऑफ में चला जाएगा। जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ में जाता है तो भी वो सिग्नल नहीं देता। तो ये देखें आईसी का पॉजिटिव साइकिल मिल गया, लेकिन आईसी के नेगेटिव साइकिल में यहाँ पे पहुँच कर ट्रांजिस्टर जो है वो कट ऑफ में चला गया, और यहाँ पे आपको ये करंट नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर से सिग्नल जब पॉजिटिव साइड पे आया है तो फिर आपको ये सिग्नल आईसी का मिल रहा है। और वीसीई का देखें, आईसी का जब पॉजिटिव साइकिल चल रहा है तो वीसीई का जो ये साइकिल है नेगेटिव साइकिल वो आपको मिल रहा है, लेकिन जब आईसी का नेगेटिव साइकिल में क्लिपिंग हो गई है तो सेम इसी तरह जो वीसीई के पॉजिटिव साइकिल में क्लिपिंग आ जाएगी, यानी वीसीसी आपको वीसीई जो है चूँकि वीसीसी से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये पॉइंट वो है कि जब वीसीसी कट ऑफ वोल्टेज का पॉइंट है, कट ऑफ वोल्टेज से ज़्यादा, यानी वीसीसी से ज़्यादा आपको वोल्टेज नहीं मिल सकती, वो यहाँ पे आनी थी।
तो इसलिए ये वो पॉइंट है कि जहाँ ट्रांजिस्टर कट ऑफ में चला गया। तो इस तरह से ये वेव फॉर्म की डिस्टॉर्शन आप देख सकते हैं। और आपने देखा कि ट्रांजिस्टर जो है वो लीनियर रीजन में किस तरह से काम करता है, और अगर वो नॉन लीनियरली ऑपरेट करता है तो फिर उसमें वेव की डिस्टॉर्शन या सिग्नल डिस्टॉर्शन आ जाती है। तो इसलिए बाइसिंग ट्रांजिस्टर की बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर बाइसिंग, ताकि ट्रांजिस्टर जो है वो लीनियर रीजन में ऑपरेट कर सके। उसके लिए क्यू पॉइंट की सिलेक्शन बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, और ये उसी वक्त होगी जब आपको क्यू पॉइंट का पूरी तरह से नॉलेज होगा और डीसी लोड लाइन और कलेक्टर करेक्टरिस्टिक कर्व्स के मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन होगी।